हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको मोबाइल फ़ाइनेंस से संबंधित जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ाइनेंस कराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मोबाइल फ़ाइनेंस करवाने का इरादा कर रहे हैं या मोबाइल फ़ाइनेंस करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी होना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे खर्चे कितने हैं, मेरी आय कितनी, मेरे खर्चे कितने हैं, और अगर आपके ऊपर कोई वर्तमान लोन है तो उसकी किस्त कितनी, उस पर ब्याज कितना जा रहा है। उसके बाद सबसे आखिरी में कि आपकी बचत कितनी है। बचत मतलब वो पैसा जो आपके पारिवारिक संचालन के बाद जो आप कुछ पैसा बचा रहे हैं, तो वो बचत कितनी है और आप कितनी किस्त चुका सकते हैं। तो उसके बाद ही अगर आप मोबाइल फ़ाइनेंस करवाने जाएंगे तो आशा है कि आपकी कोई भी किस्त बाउंस नहीं होगी और आपको कोई पेनल्टी नहीं चुकानी पड़ेगी। क्योंकि होता अक्सर यह है कि हम मोबाइल तो फ़ाइनेंस करवा लेते हैं, पर हम अपनी वित्तीय स्थिति से जान के भी अनजाने बने होते हैं, जिसके कारण हमारी किस्तें बाउंस होती हैं और जिसका हमें खामियाजा बड़ी पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। और इससे ये होता है कि आप दुकानदार को गलत समझते हैं और अपनी किस्तें टाइम पे ना देने के कारण कंपनी आपसे एक लंबी पेनल्टी वसूलती है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मेरी आय कितनी है और मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ, और उस बीच में अगर मेरी बचत हो रही है तो मुझे कौन सी कितनी मतलब कंफर्टेबल किस्त होगी जितनी मैं किस्त आसानी से चुका सकता हूँ बिना देरी के। क्योंकि कंपनियाँ आजकल जो है वो ईसीएस सिस्टम लागू है, तो आप 2 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, जो भी तारीख वो सेट करती हैं उस पर आपको सुबह मतलब रात को 12 बजे के बाद कभी भी किस्त निकल जाती है। तो आपको ये हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा और आपके खाते में उतना फ़ंड होना चाहिए कि जितनी भी आपने किस्त निर्धारित की है या ली है किस्त, उतनी किस्त आपके खाते में होनी चाहिए। इसके बाद अपनी वित्तीय स्थिति के बाद आप दुकानदार से, जिस भी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवा रहे हैं, उसकी नियम व शर्तें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्योंकि होता यह है कि हम जानकारी के अभाव में दुकानदार पर क्लेम करते हैं और नतीजा ये रहता है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक मनमुटाव की स्थिति आती है। क्योंकि कोई भी दुकानदार जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका ग्राहक जो है उससे नाराज़ हो या उससे दूर हो। तो होता यह है कि फाइनेंस कंपनियों का सारा जो प्रोसेस है, कई कंपनियां ईसीएस चार्ज लेती हैं जो आपकी पहली किस्तों में जोड़ती हैं। कई कंपनियां जो रहती हैं वो पहले ही आपकी किस्तों में सब कुछ जोड़ लेती हैं। और कई कंपनियां, जैसे आपका सिविल की स्थिति अगर कमज़ोर है तो कई कंपनियां उसमें वैस वगैरह भी जोड़ देती हैं। तो ये सब कुछ जानकारियाँ और कितनी किस्त बनी, कितने महीने के लिए बनी है, ये सब कुछ आप एक दुकानदार से पहले पूछ लीजिए, लिखवा लीजिए। और जो फाइनेंसर आपके पास है, जो फाइनेंस कर रहा है मोबाइल की दुकान में, या मोबाइल वाले ने जिस फाइनेंसर को बुलाया, जिस कंपनी से बुलाया, उससे सारी चीज़ें और संपूर्ण जानकारियाँ ले लीजिए। क्योंकि आप एक समय के बाद अगर आप दुकानदार के पास आएंगे तो दुकानदार के पास तो ग्राहक आते रहते हैं, तो हर ग्राहक को एक समय के बाद बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आप पूरी जानकारी ले लीजिए कि आपने कितना जमा कर रहे हैं, कितनी किस्त जाएगी, कितना आपका एक्स्ट्रा गया है। ये सारी जानकारियाँ आप लिख लीजिए तो बेहतर होगा, ताकि बाद में कभी आपको दुकानदार से कोई सवाल ना करना पड़े। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने लिखवा ली है वो पेपर आप हमेशा अपने पास रखें। मोबाइल फ़ाइनेंस करवाने के बाद फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी किस्त की तारीख़ कितनी है। क्योंकि आपकी जो भी किस्त की तारीख़ होगी उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने खाते में उतना बैलेंस, बल्कि उससे कुछ पैसा हमेशा ज़्यादा रखा करिए। क्योंकि क्वार्टरली में आपका क्वार्टरली चार्जेस बैंक लेती हैं, साल में एटीएम चार्जेस लेती हैं, कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं जो बैंक आपको बिना इन्फॉर्मेशन के काट लेती है। तो होता यह है कि कई बार आप बिल्कुल किस्त के बराबर ही अमाउंट जो है खाते में मेंटेन करते हैं, और होता यह है कि आपकी किस्त के पहले ही कंपनी आपका जो है अपना चार्जेस, बैंक जो है अपना चार्जेस ले लेता है, एटीएम चार्जेस, क्वार्टरली चार्जेस, लो बैलेंस चार्जेस वगैरह, मतलब। और कभी आपकी कोई किस्त पुरानी बाउंस हुई होगी तो उसका चार्जेस वगैरह काट लेते हैं, और आपकी किस्त जो क्लियर होनी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो पैसा जमा कर दिया है, और वो किस्त जो है वो बाउंस नहीं होती, और फिर आप दुकानदार और कंपनी पर ब्लेम करते हैं। तो आप अपने बैलेंस को हमेशा चेक करते रहें। कोशिश करें कि जैसे आपकी 2 तारीख, 5 तारीख या जो भी तारीख को आपको किस्त लगनी है,
उससे एक दिन पहले रात में अपने बैलेंस को चेक कर लीजिए, ताकि आप जो है निश्चिंत हो जाएं कि आपके खाते में सफिशिएंट बैलेंस है। और कुछ कंपनियां क्या है, आपका ईसीएस चार्जेस जोड़ती हैं, तो वो भी कंपनी मोबाइल फाइनेंस वाले जो होते हैं वो आपको पहले ही इस बात से अवगत करा देते हैं कि आपकी पहली किस्त में ईसीएस चार्जेस जुड़ेगा जो इतने इतने अमाउंट का होगा। तो उतना अमाउंट प्लस करके रखेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपकी कभी किस्त बाउंस नहीं होगी, और आपका दुकानदार से कोई भी मनमुटाव या फाइनेंस कंपनी के प्रति कोई भी आपका मनमुटाव नहीं होगा, और ना ही कोई असुविधा होगी, और ना ही आपको कोई पेनल्टी चुकानी होगी। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और इसमें मैं और भी विस्तार से आगे वीडियो बनाऊंगा। इस जानकारी में अगर कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। आशा करता हूँ कि आप एक दुकानदार और ग्राहक के संबंध हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि कोई भी दुकानदार या फाइनेंस कंपनी नहीं चाहती कि उसका ग्राहक उससे दूर हो। और एक बार अगर आप फाइनेंस कंपनी से जुड़ गए और अपनी सारी किस्तें आपने टाइम पे अदा करी, तो फाइनेंस कंपनी आपको इतने ऑफ़र देती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं कि आप बड़ा से बड़ा सामान भी बिना कुछ जमा करे, जीरो ब्याज, जीरो उस पर सिर्फ मात्र 300-400-500 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस पे ले जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एक अपनी सारी इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इसमें अगर कुछ कमियां हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है और मैं कुछ चीज़ें भूल भी सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।